हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आज जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें हम लोगों को ये चेक करना है कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस रखता है या ऑन टू है। ठीक है, तो वेदर टी इज 1-to-1 और टी इज ऑन टू, ये कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए आप लोग कुछ चीज़ें लिख के रख लीजिए जो आपको याद रहना चाहिए। जैसे हमको दिया हुआ लेट वी एंड डब्ल्यू बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड एफ एंड टी V से W be a linear ट्रांसफॉर्मेशन, LT लिख सकते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन जो पहला पॉइंट है आपको जो याद रखना है, T इज 1-1, इसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव। अच्छा, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कब बोलते हैं हम? जब एक जो आपका वैल्यू दी हुई है उसकी एक इमेज बनती है, हर एक वैल्यू के लिए सेपरेट सेपरेट इमेज बनती है। इसमें क्या याद रखना है, कर्नल टी की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है, याद है। कर्नल टी इज इक्वल टू सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है 0, और कर्नल टी के अंदर जो एलिमेंट आता है उसका क्या आता है? टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, याद है। एक्स की वैल्यू, जिसमें टी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है? 0। If and only if T maps a linearly independent subset of V to a linearly independent सबसेट ऑफ W। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के लिए क्या याद रखना है आपको कि जो T है, यानी जो आप फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, वो क्या करेगा? एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V को मैप करेगा किसके साथ? एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W से। यानी दोनों के दोनों कैसे रहने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो T क्या रहेगा? 1-to-1 रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे आता है, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी सिर्फ याद रखो ऐसा, T इज ऑन टू। ऑन टू को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। अच्छा, ऑन टू के लिए क्या बताया था मैंने कि आपके रेंज के जितने एलिमेंट रहते वो इक्वल हो जाने चाहिए किसके साथ? W के एलिमेंट्स के साथ। तो हम बोलते हैं कि फंक्शन ऑन टू होता है। ऑन टू कब होता? जब आपके जितने भी एलिमेंट W के अंदर है वो किसी ना किसी की क्या बनाए? इमेज बनाए। किसके एलिमेंट की? V के एलिमेंट की। तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑन टू। इफ एंड ओनली इफ T maps a spanning set of V to a spanning set of W। 1-to-1 के लिए क्या चाहिए? लीनियर इंडिपेंडेंस चाहिए। और ऑन टू के लिए क्या चाहिए? स्पैनिंग चाहिए। क्या याद रखना, जब आपको 1-to-1 प्रूव करना है तो क्या प्रूव करेंगे अपन? लीनियर इंडिपेंडेंस प्रूव करेंगे। अगर हमको प्रूव करना है कि T ऑन टू है तो क्या प्रूव करेंगे? स्पैनिंग प्रूव करेंगे। और थर्ड, T इज 1-to-1 and on to, then T maps a basis of V
टू अ बेसिस ऑफ W। अब देखो आपने क्या बोला, 1 to 1 के लिए क्या रहता, लीनियर इंडिपेंडेंस, और ऑन टू के लिए क्या रहता, स्पैनिंग। स्पैनिंग विथ लीनियर इंडिपेंडेंस क्या फॉर्म करता, बेसिस। तो अगर आपको दिया हुआ है कि 1 to 1 है यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर आपको दिया हुआ है स्पैन भी कर रहा है मतलब ऑन टू भी है, तो ऑन टू और आपको 1 to 1 दोनों दिया हुआ है मतलब लीनियर इंडिपेंडेंस भी दिया हुआ है और स्पैनिंग भी दिया हुआ है। लीनियर इंडिपेंडेंस विद स्पैनिंग क्या फॉर्म करेगा, बेसिस। तो आपको 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों दिखाना है, तो दोनों चीजें बताना पड़ेगा, लीनियर इंडिपेंडेंस भी और स्पैनिंग भी। तो स्पैनिंग विथ लीनियर इंडिपेंडेंस क्या फॉर्म करेगा, बेसिस। तो टी मैप्स बेसिस ऑफ वी टू अ बेसिस ऑफ डब्ल्यू आएगा। और दो चीजें याद रखना है, इफ dimension of V is greater than dimension of W, then T cannot be 1 to 1। क्या बोल रहा है, अगर V का डायमेंशन W के डायमेंशन से बड़ा होगा तो उस केस में T 1 to 1 नहीं हो सकता। क्यों, अगर आप देखो आपके पास V दिया हुआ है, आपके पास W दिया हुआ है, इस पे आप लगा रहे हो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अज्यूम कर लो डायमेंशन ऑफ V बड़ा है डायमेंशन ऑफ W से। ऐसा कब होगा, जब V के अंदर ज्यादा एलिमेंट होंगे V के बेसिस में। तो अज्यूम कर लो इसमें 1 2 3 एलिमेंट है और W में कम होने चाहिए, तो अज्यूम कर लो यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 एलिमेंट्स है। अब मैंने क्या किया, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जब मैंने सपोज करो 1 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो ये चला गया 1 की इमेज, 2 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो ये चला गया 2 की इमेज। अब 3 ने कोई पाप किया क्या, नहीं, उस पे भी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। तो 3 पे जब ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, W के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो 3 की इमेज या तो 1 बनाएगा या तो 2 बनाएगा। अज्यूम कर लो यहाँ पे 2 बना रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एलिमेंट कितने की इमेज बन रहा है, 2 एलिमेंट की। और 1 to 1 में क्या होता है, एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होती है। यहाँ पे एक एलिमेंट की 2 एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है, तो इस केस में 1 to 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो टी में 1 to 1 कब नहीं होगा, जब डायमेंशन ऑफ वी बड़ा रहेगा डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू से। याद रखेंगे, पक्के में याद रखेंगे। क्या याद रखना है, अगर डायमेंशन ऑफ वी बड़ा है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू से, देन टी कैन नॉट बी 1 to 1, क्योंकि जब आप 3 एलिमेंट डायमेंशन ऑफ वी बड़ा है तो वी के अंदर ज्यादा एलिमेंट होंगे। जब ज्यादा एलिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, कोई ना कोई तो ऐसे एलिमेंट होंगे जिसका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आएगा, इक्वल आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि दोनों की इमेज क्या हो रही है, सेम फॉर्म हो रही है। अगर सेम इमेज फॉर्म हो रही तो 1 to 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। और फिफ्थ जो लास्ट चीज है, इफ डायमेंशन ऑफ वी इज लेस देन डायमेंशन ऑफ W, then T cannot be on to। क्यों, अब V में देखो, V का डायमेंशन W से छोटा है, तो V में अगर 2 एलिमेंट है, W में कितने आ जाएंगे, 3 एलिमेंट आ जाएंगे। तो 1 2 3 आया, ट्रांसफॉर्मेशन लगा, 1 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा, 1 बन गई इमेज। 2 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा, 2 बन गई इमेज। अब यहाँ पे और कोई एलिमेंट बचा है क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाने को, नहीं। तो ये 3 बेचारा अकेला रह गया, अकेला रह गया। अगर ये अकेला रह गया तो W आपका ऑन टू हो सकता क्या, नहीं हो सकता। ऑन टू कब होता, ऑन टू का कंडीशन याद है, रेंज T ये इक्वल होना चाहिए W से। ये कब होगा, जब डायमेंशन ऑफ W इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ रेंज से, यानी रेंज में जितने एलिमेंट है उतने W में आने चाहिए। यहाँ पे रेंज पे कौन सा एलिमेंट आता है, जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा है। पहले वाले पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा, हाँ जी लगा। दूसरे वाले में ट्रांसफॉर्मेशन लगा, हाँ जी लगा। तो ये दोनों किसके एलिमेंट हो गए, रेंज के। लेकिन तीसरा वाला एलिमेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद इमेज फॉर्म कर रहा क्या, नहीं कर रहा। तो ये किसी की भी इमेज है क्या, नहीं है। तो ये रेंज के अंदर आ सकता क्या, नहीं आ सकता। तो रेंज में कितने एलिमेंट है, 2। W में कितने एलिमेंट है, 3। दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो आप करके बोलेंगे यहाँ पे ये ऑन टू नहीं हो सकता। समझा पक्के में। तो क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में अभी सॉल्व करने में बहुत यूजफुल रहेगा ये।
क्या है अपने को क्या याद रखना है? पहला, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट V का मैप होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट W के साथ, तो उस केस में आपका फंक्शन कौन सा बनता है? 1 to 1 बनता है। अगर आपका एक स्पैनिंग सेट ऑफ V मैप होता है किसके साथ? स्पैनिंग सेट ऑफ W के साथ, उस केस में कैसा फंक्शन बनता है? ऑन टू बनता है। स्पैनिंग विथ लीनियर इंडिपेंडेंस, यानी अगर बेसिस फॉर्म होता है, मतलब एक बेसिस ऑफ V मैप करता है बेसिस ऑफ W के साथ। याद रखना बेसिस का मतलब क्या होता है? लीनियर इंडिपेंडेंस विथ स्पैनिंग। लीनियर इंडिपेंडेंस रहा तो क्या रहेगा? 1 to 1 प्लस अगर स्पैनिंग रहा तो क्या रहेगा? ऑन टू। तो 1 to 1 और ऑन टू रहा, उस केस में क्या होता है? एक बेसिस ऑफ V मैप होता है एक बेसिस ऑफ W के साथ होता है। अगर डायमेंशन ऑफ V बड़ा है डायमेंशन ऑफ W के साथ, तो उस केस में T क्या नहीं हो सकता? 1 to 1 नहीं हो सकता, याद है। और अगर हमारा डायमेंशन ऑफ V ये छोटा है डायमेंशन ऑफ W के साथ, तो उस केस में क्या नहीं हो सकता? T ऑन टू नहीं हो सकता। याद रखेंगे। अगर इतनी चीज़ें याद है तो अगले टॉपिक में हमको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे। तो उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, है ना। अगले क्वेश्चन में जाने के पहले हम पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। पहले स्टैंडर्ड बेसिस हम देखते हैं आर स्क्वायर का। किसका स्टैंडर्ड बेसिस देखना है हमको? आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर मतलब जिसमें 2 डायमेंशनल रियल स्पेस हो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी आना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी आना चाहिए। तो याद रखना स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर होता है 1, 0, 0, 1। क्या रहता है स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर? 1, 0 और 0, 1। स्टैंडर्ड बेसिस याद है, बेसिस फॉर्म करने के लिए कौन सी 2 चीजें जरूरी रहता? स्पैनिंग विथ लीनियर इंडिपेंडेंस। स्पैनिंग करने के लिए क्या जरूरी रहता? लीनियर कॉम्बिनेशन जरूरी रहता। अब देखो जैसे मैंने आपको कोई भी कोऑर्डिनेट दे दिया, सपोज 13, 15, ये एक कोऑर्डिनेट दे दिया, आप इसको 1, 0 और 0, 1 के टर्म्स में लिख सकते क्या? पहली तो चीज 1, 0 और 0, 1 कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0, 0 दोनों इक्वल है क्या? नहीं, यानी एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है क्या? नहीं है। तो कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के मैं 13 और 15 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। 13, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 13, 0 प्लस 0, 50 लिख सकता हूँ। यहाँ से 13 को बाहर निकाल तो इसको लिखता हूँ 13 इंटू 1, 0 प्लस 15 इंटू 0, 1 बन गया। एक स्केलर से मल्टीप्लाई किए इस फैक्टर को प्लस एक स्केलर से मल्टीप्लाई किए इस फैक्टर को, आ गया 1, 0, 0, 1 के टर्म में। कोई भी नंबर ले लो आप जिसमें 2 डिजिट हो, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट हो और वाई कोऑर्डिनेट हो। मैंने ले लिया 150, 1075, ऐसा एक नंबर ले लिया मैंने, इतना बड़ा नंबर। इसको भी मैं लिख सकता लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या लिखूंगा इसको? 150, 0 प्लस 0, 1075। यहाँ से 150 को बाहर निकाल लूंगा तो क्या आएगा? 1, 0। यहाँ से 1075 को बाहर निकालूंगा तो 0, 1। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, यानी 2 कोऑर्डिनेट वाला, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यानी किसका नंबर हो? आर स्क्वायर का, 2 डायमेंशनल रियल स्पेस का, आप उसको किसके टर्म्स में लिख सकते हो? 1, 0 और 0, 1 के टर्म्स में। तो स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर क्या हुआ? 1, 0, 0, 1। मैं इसको लिख सकता हूँ E1 वेक्टर, इसको लिख सकता हूँ E2 वेक्टर। तब आप दिमाग लगा के बताओ, अगर मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब, यानी 3 डायमेंशनल रियल स्पेस का स्टैंडर्ड बेसिस, तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट होंगे? 3, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो मैं इसको इस टर्म्स में लिख सकता हूं, एक्स वाई जेड को x 0 0, y कोऑर्डिनेट को 0 y 0, z कोऑर्डिनेट को 0 0 z। यहाँ से x को बाहर निकाल तो क्या बनेगा? 1 0 0, y को बाहर निकालो क्या बनेगा? 0 1 0, z को बाहर निकालो क्या बनेगा? 0 0 1। यानी x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का है।
तो ये स्टैंडर्ड बेसिस जो बनेगा वो क्या बनेगा 1 0 0, दूसरा 0 1 0, तीसरा 0 0 1। देखो आप कोई भी नंबर ले लो 5 15 20 ऐसा नंबर ले लिया तो 5 एक दूसरे के टेबल में ना है ऐसा ले लेते 19 और ये 23 एक ऐसा नंबर मैंने लिख लिया। इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ क्या इन तीनों का? लिख सकता हूँ। क्यों? मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 0 0 आ गया 5 1 जा 5 प्लस 19 इंटू 0 1 0 आ गया 0 19 0 प्लस 23 इंटू 0 0 1। यानी कोई भी 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। और 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये कैसे है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। तब आप खुद का दिमाग लगा के बताओ। अगर मैं आपको बोलता हूँ आपको लिखना है स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ r टू द पावर 4, कितने कोऑर्डिनेट होंगे? 4 कोऑर्डिनेट। कौन कौन से? x y z t। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? x इंटू 1 0 0 प्लस y इंटू 0 1 0 0 प्लस z इंटू 0 0 1 0 प्लस t इंटू 0 0 0 1 लिख सकते हैं। ये समझा ना कैसे किया? पहले इनको सेपरेट करते हैं x 0 0 0, फिर y को लिखो 0 y 0 0, फिर z को लिखो 0 0 z 0, फिर t को लिखो 0 0 0 t लिखेंगे। तो यानी ये कितने का लीनियर कॉम्बिनेशन है? E1 1 0 0 0, E2 0 1 0 0, E3 0 0 1 0 और E4 0 0 1। तो स्टैंडर्ड बेसिस समझ में आ गया, क्योंकि बेसिस के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी रहती है। अब तो ये याद हो गया होगा, बेसिस के लिए 2 चीज़ें क्या ज़रूरी है? एक तो स्पैन करना चाहिए, दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। स्पैनिंग के लिए क्या जरूरी रहता है? लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना। ये देखो लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है यानी स्पैन कर रहा है। कौन से वेक्टर स्पैन कर रहे हैं? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये वेक्टर्स क्या कर रहे हैं? स्पैन कर रहे हैं। ये वेक्टर्स कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है करके क्या बना रहे हैं? बेसिस बना। तब ये चीज समझ में आ गई। तो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला तो 1 0 0 1 ये स्टैंडर्ड बेसिस है। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला तो पहले x कोऑर्डिनेट 1 रखो बाकी पूरे 0, y कोऑर्डिनेट 1 रखो बाकी पूरे 0, z कोऑर्डिनेट 1 रखो बाकी पूरे 0। 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम का बोला तो x कोऑर्डिनेट 1 रखो बाकी पूरे 0, y कोऑर्डिनेट 1 रखो बाकी पूरे 0, z कोऑर्डिनेट 1 रखो बाकी पूरे 0, t कोऑर्डिनेट 1 रखो बाकी पूरे 0। इस फॉर्म में करके आप क्या लिख सकते हैं? स्टैंडर्ड बेसिस लिख सकते हैं। तो उम्मीद है इतना ज्ञान सबको समझ में आ गया होगा। अब चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज के दिन का, लेट t r क्यूब से r स्क्वायर बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी LT डिफाइंड बाय T ऑफ XYZ is equals to x plus y 2z minus x is T 1 1 is T on 2। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? T 1 1 है कि T on 2 पूछ रहा है ऐसा। अब हमको चेक करना है T 1 1 है कि on 2 है कि दोनों है। कैसे करते? सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑपरेशन किस पे चालू है, r क्यूब से r स्क्वायर पे। यानी यहाँ पे v के जगह क्या है हमारा? r क्यूब है। इससे लगा ट्रांसफॉर्मेशन, वैल्यू गई w पे और w की वैल्यू क्या है? r स्क्वायर है। पहले 3 डायमेंशनल रियल स्पेस
फिर 2 डायमेंशनल रियल स्पेस है। अच्छा एक चीज बताओ, 3 डायमेंशनल बोल रहा है तो हियर क्या दिया हुआ है हमको, ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है आर क्यूब से आर स्क्वायर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है ऐसा। देयरफॉर अब आप क्या करते हैं, दोनों का डायमेंशन चेक करते हैं। यहाँ पे v के जगह कौन है, आर क्यूब है, एंड w के जगह कौन है, आर स्क्वायर है ना। v से w ट्रांसफॉर्मेशन जाता है हमारा, v के जगह कौन है यहाँ पे, आर क्यूब, w के जगह कौन है यहाँ पे, आर स्क्वायर है। तो चलिए दोनों का डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ v की वैल्यू क्या है, आर क्यूब, तो आ गया डायमेंशन ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब यानी कितना डायमेंशन हो गया, 3 हुआ। आर का जो भी पावर रहा उतना क्या होता है, उसका डायमेंशन होता है। अब दिखा लो डायमेंशन ऑफ W। डायमेंशन ऑफ W मतलब डायमेंशन ऑफ W की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर। कितने डायमेंशन है, 2, आ गया 2 डायमेंशनल रियल स्पेस। अब बताओ डायमेंशन ऑफ V बड़ा है कि डायमेंशन ऑफ W बड़ा है, डायमेंशन ऑफ V बड़ा है। तो आप बोल सकते हैं सिंस 3 बड़ा है 2 से, है ना, 3 बड़ा है 2 से, देयरफॉर आप बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ V बड़ा होगा किससे, डायमेंशन ऑफ W से। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो फिर से वही वाला एग्जांपल ले लो, V का डायमेंशन बड़ा है 3 है, तो कितने एलिमेंट पकड़ लो, 3 पकड़ लो। डायमेंशन ऑफ W 2 है तो 2 एलिमेंट पकड़ लो। एक पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो यहाँ पे इमेज बनी, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो यहाँ पे इमेज बनी। अब इसने कोई पाप किया क्या, नहीं, इस पे भी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा लगेगा, तो या तो ये इमेज रहेंगी या तो ये इमेज रहेंगी। यानी 2 फंक्शन की सेम इमेज आ रही, यानी यहाँ पे फंक्शन क्या नहीं हो सकता, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं हो सकता। ये चीज समझा। वैसे तो अगर आप याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेंगे। देयरफॉर T इज नॉट 1-to-1। समझा, ये चीज समझे, पक्के में समझे। T इसके जगह T कैन नॉट भी लिख लो, T कैन नॉट बी 1-to-1। समझा पक्के में। अगर यहाँ पे डायमेंशन ऑफ V छोटा आता है डायमेंशन ऑफ W से तो आप क्या बोलते, T कैन नॉट बी ऑन टू। समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब 1-to-1 नहीं है तो क्या हो सकता है, ऑन टू हो सकता है। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए, है ना, ये तो हमने प्रूव किया क्या नहीं हो सकता। प्रूव करने के लिए अगर मेरे को प्रूव करना रहता 1-to-1 करस्पॉन्डेंस तो मैं क्या दिखाता, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट V का मैप कर रहा है एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट W से। अगर मेरे को चेक करना रहता ऑन टू तो क्या दिखाऊंगा, एक स्पैनिंग सेट V का मैप कर रहा है एक स्पैनिंग सेट W से। करना चाहिए ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अब हम 1-to-1 तो नहीं है तो ये कंडीशन चेक करेंगे क्या, नहीं करेंगे। और ये 1-to-1 और ऑन टू दोनों हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 1-to-1 ही नहीं है। तो 1-to-1 और ऑन टू दोनों हो सकता है क्या, नहीं। तो अब सिर्फ एक चीज चेक करने की बची, वो क्या है, ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या प्रूव करना है, एक स्पैनिंग सेट मैप करना चाहिए दूसरे स्पैनिंग सेट से। करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ तक समझा, पक्के में समझा। अब देखो स्पैनिंग सेट कैसे चेक करते हैं। अब हम यूज करेंगे एक स्टैंडर्ड बेसिस यूज करेंगे। अब देखो V की जगह क्या है, यहाँ पे R क्यूब है। क्या है V की जगह वैल्यू, R क्यूब है। R क्यूब वैल्यू दिख रही है यहाँ पे। R क्यूब ये जो वैल्यू है इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या आएगा, 3 डायमेंशन है, x, y और z। तो क्या करूँगा, पहले x की वैल्यू 1 रख के बाकी पूरी 0 तो आएगा 1 0 0, y की वैल्यू 1 रख के बाकी 0 तो 0 1 0, z की वैल्यू 1 रख के बाकी पूरी 0 तो 0 0 1 आएगा। आप लिखेंगे V नो दैट। क्या मालूम है आपको, 1 एक सेट लिख लेते, सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं। वी नो दैट सेट S इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is the standard basis of
आर क्यूब। क्या लिया आपने? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड बेसिस किसका? आर क्यूब का हुआ। हम बोल रहे ये क्या है? स्टैंडर्ड बेसिस है। बेसिस का मतलब क्या होगा? बेसिस का मतलब होता है दो चीजें, स्पैनिंग विथ लीनियर इंडिपेंडेंस। हमको क्या प्रूव करना है यहाँ पे? 1 to 1 तो नहीं है, तो हम लीनियर इंडिपेंडेंस वाला मैप करेंगे कि नहीं करेंगे वो देखेंगे क्या? नहीं, हम क्या देखेंगे? स्पैनिंग वाला। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया 1 to 1 तो नहीं हो सकता, ऑन टू हो सकता है। तब हम कौन से वाले को देखेंगे? स्पैनिंग वाले को। यानी बेसिस है तो क्या करेगा? स्पैन करेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर S spans R क्यूब। बोल सकते हैं ऐसा कि S सेट S जो है वो क्या करेगा? स्पैन करेगा। किसको? R क्यूब करेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? तो अपन ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर जो हमारा V की वैल्यू है जो R क्यूब है, ये क्या है? स्पैन है। किसका? S का। S क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या लिखा समझा? कि आर क्यूब इज स्पैन्ड बाय 1 0 0 0 1 0 0 0 आएगा। अब आप एक चीज बताओ, आपको V से जाना है किसमें? W में। तो इसमें क्या लगेगा? ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। तो अपन लिखेंगे देयरफॉर W, ये क्या रहेगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑन आर क्यूब लगेगा। ऐसे में अगर डाउट आ रहा होगा तो आप ऐसा लिख लो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V। W जो है वो क्या रहता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V लगा के। तो W की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V की वैल्यू क्या है? आर क्यूब आएगा। यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे मिलेंगी? ट्रांसफॉर्मेशन लगा किसमें? आर क्यूब में मिलेगी। अब आर क्यूब जो है वो किससे स्पैन हो रहा है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो रहा है। तो लगा दो इस पे ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको क्या मिलेगा? देयरफॉर आर स्क्वायर। ये क्या मिलेगा? स्पैन्ड बाय किससे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझा क्या किया आपने? इस पे क्या लगा दिया? ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, है ना? क्या बोल रहे हैं आप? आर क्यूब की वैल्यू क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑन आर क्यूब। तो यहाँ पे लग गया ट्रांसफॉर्मेशन। लेफ्ट साइड में ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है तो राइट साइड ने पाप किया क्या? नहीं, राइट साइड में भी क्या लगेगा? ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा 1 0 0 में, 0 1 0 में एंड 0 0 1 लगा। अब इसकी वैल्यू निकालो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 क्या आता है? अब देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू दिया हुआ है आपको, दिया हुआ कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में तो क्या मिलता है? एक्स प्लस वाई 2z माइनस एक्स वाई। तो चलिए अब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे किस पे? पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 0 0 1 0 0 क्या आएंगे वैल्यू इसकी? x के जगह रखना है 1 1 प्लस y के जगह रखना है 0 कमा 2 इंटू जेड। 2 इंटू जेड की वैल्यू क्या है? 0 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? 1 1 प्लस 0 1 2 0 जा 0 0 में से 1 गया तो माइनस 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? चलिए t की वैल्यू निकल गई हमारी। अब t किस पे लगाएंगे? 0 1 0 पे लगाइए तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई, x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 1 है ना। ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद ऐसा कोऑर्डिनेट चेंज होगा बोल रहा है। 2z यानी 2 इंटू जेड की वैल्यू 0 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 तो क्या मिलेगा? 0 प्लस 1 1 2 0 जा 0 माइनस 0
आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम चीज ट्रांसफॉर्मेशन ऑन आखिरी 0 0 1, तो 0 0 1 क्या आएगा x प्लस वाई यानी 0 प्लस 0, 2z यानी 2 इंटू z की वैल्यू क्या है 1 माइनस x की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0, 2 1 जा आ गया, वैल्यूज को कर दो सब्स्टिट्यूट, तो देयरफॉर आर स्क्वायर ये किसको स्पैन करेगा t100, t100 की वैल्यू क्या है 1 कमा माइनस 1, t010 की वैल्यू क्या है 1 कमा 0, t001 की वैल्यू क्या है 0 कमा 2 आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपने क्या प्रूव कर दिया, एक स्पैनिंग सेट ऑफ V ये मैप कर रहा है किसको, एक स्पैनिंग सेट ऑफ W को। अगर स्पैनिंग सेट ऑफ V मैप करता है एक स्पैनिंग सेट ऑफ W को, तो हमारा जो T है ये क्या हो जाएगा, T इज ऑन टू हो जाएगा। होगा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा दम है क्या, नहीं, बस आपको क्या याद रखना है 5 चीज़ें। कौन कौन सी 5 चीज़ें याद रखना है, कौन कौन सी 5 चीज़ें याद रखना है। पहला, अगर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ V ये मैप करता है एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ W को, तो उस केस में फंक्शन क्या होता है 1 to 1 होता है। दूसरा, अगर एक स्पैनिंग सेट ऑफ V ये मैप करता है एक स्पैनिंग सेट ऑफ W से, तो उस केस में क्या होता है ऑन टू। लीनियर इंडिपेंडेंस प्लस स्पैन क्या होता है बेसिस, तो अब एक बेसिस ऑफ V अगर एक स्पैन करता है बेसिस ऑफ W से, तो इस केस में क्या होगा 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी होगा और ऑन टू भी होगा। होगा। चौथा, अगर डायमेंशन ऑफ V बड़ा है डायमेंशन ऑफ W पे, तो उस केस में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं हो सकता, T कैन नॉट बी 1 to 1। और पांचवा, अगर डायमेंशन ऑफ V छोटा है डायमेंशन ऑफ W से, तो उस केस में क्या नहीं हो सकता, T कैन नॉट बी ऑन टू। ये अगर 5 चीजें याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी दम है क्या, नहीं। हाँ, और एक और चीज याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है 1001। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब क्या होता है 100 010 स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ r टू द पावर 4 क्या होता है 1000 0001 सॉरी 0010 000 ये होता है स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ r टू द पावर 5 का भी लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट 1 रखो बाकी पूरे 0। फिर तो अब आपको समझ में आ गया होगा बेसिक क्या है इसका। तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा था, आपको निकालना है, बताना है कि t 1 to 1 है कि ऑन टू है। तो 1 to 1 है कि नहीं है, ये चीज़ चेक करने के लिए हम लोग पहली चीज़ क्या कर लेते हैं, हम लोग देख लेते क्या नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा v के जगह है r क्यूब, तो डायमेंशन ऑफ v कितना हो गया 3। W के जगह है आर स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ W कितना हो गया 2। तो डायमेंशन ऑफ V बड़ा है डायमेंशन ऑफ W से, तो इस केस में क्या नहीं हो सकता 1 to 1 नहीं हो सकता, समझा। डायमेंशन ऑफ V R क्यूब 3 हो गया, डायमेंशन ऑफ W R स्क्वायर 2 हो गया, डायमेंशन ऑफ V बड़ा है डायमेंशन ऑफ W से, तो 1 to 1 नहीं हो सकता। तो 1 to 1 की कंडीशन चेक करना है क्या, नहीं। क्या रहती 1 to 1 की कंडीशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स, यानी हमको लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पैनिंग से काम चल जाएगा, क्योंकि स्पैनिंग किसके लिए होता है ऑन टू के लिए। अब ऑन टू वाली कंडीशन यहाँ पे ठीक है नहीं, तब हम ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए क्या रहता है स्पैनिंग सेट ऑफ V स्पैनिंग सेट ऑफ W से। तो चलो V की वैल्यू क्या है R क्यूब 3 डायमेंशनल, तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा 100 010 001, ये क्या है स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R क्यूब। स्टैंडर्ड बेसिस है ना, बेसिस है मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और स्पैनिंग भी है, लेकिन ये 1 to 1 है क्या, नहीं। तो हमको लीनियर इंडिपेंडेंस से कोई काम है क्या, नहीं। तो इसको गोली मारो, किसको लेंगे सिर्फ और सिर्फ स्पैन को। तो हमने लिखा देयरफॉर सेट एस जो है वो स्पैन करता है आर क्यूब को, यानी
आर क्यूब की वैल्यू क्या है, स्पैन ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब V से जब आपको W पे जाना है तो क्या लगाना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी यहाँ पे W की वैल्यू क्या आती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V का एलिमेंट। चलो W आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V का एलिमेंट, W की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V की वैल्यू क्या है आर क्यूब। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ आर क्यूब पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन स्पैन ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, स्पैन लिखे बाद ट्रांसफॉर्मेशन पहले वेक्टर पे क्या है 1 0 0 है ना, ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर्स पे लगता है, दूसरा वेक्टर 0 1 0, तीसरा वेक्टर 0 0। ट्रांसफॉर्मेशन लगाना तो बहुत आसान है, ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है कि ट्रांसफॉर्मेशन जब आप लगाते हो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में तो इसका आंसर क्या आता, एक्स प्लस वाई 2z माइनस एक्स लगा दिए, जहाँ पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, y की z की, आपको मिल जाएगा t ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मिल गया। कैसे निकाले, देखो जैसे यहाँ पे x प्लस वाई था तो x प्लस वाई लिखे, x की जगह 1 y की जगह 0, 2z माइनस एक्स तो 2 इंटू 0 माइनस एक्स की वैल्यू 1, सेम चीज दूसरे कोऑर्डिनेट्स के लिए मिले 3 कोऑर्डिनेट, सब्सटीट्यूट कर दो t, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कहेंगे स्पैन ऑफ t ऑफ 1 0 0, t ऑफ 1 0 0 क्या है 1 कमा माइनस 1, t ऑफ 0 1 0 क्या है 1 कमा 0, t ऑफ 0 0 1 क्या है 0 कमा 2, यानी आर स्क्वायर स्पैन हो रहा है 1 माइनस 1 1 0 0 2 0। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद की वैल्यू, मतलब एक आर क्यूब का स्पैनिंग सेट था उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो आप किस पे आ गए, आर स्क्वायर के एक स्पैनिंग सेट पे, यानी स्पैन ऑफ आर क्यूब स्पैन ऑफ वी, ये मैप कर रहा है स्पैन ऑफ आर स्क्वायर यानी स्पैन ऑफ डब्ल्यू से, मतलब कौन सा है यहाँ पे केस, ऑन टू। समझा, इजी है, पक्के में समझा, सच में समझा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ने के पहले लिख लो एक इंपॉर्टेंट रूल, लेबनिट्स रूल। लेबनिट्स रूल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो अगले हमको सॉल्व करना है उन पे लगता है, तो हम लोग पहले वो देख लेते हैं वो रूल क्या रहता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी देखो लेबनिट्स रूल का एक जो पार्ट यहाँ पे लगने वाला है वो लिखा रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से x एफ ऑफ टी इंटू डी टी की वैल्यू आती है एफ ऑफ एक्स। ये लेबनिट्स रूल जहाँ पे हमको आगे जाके डिटेल में पढ़ना होगा, कैलकुलस वगैरह में जब आएगा तब हम देखेंगे अच्छे से, अभी के लिए सिर्फ याद रख लो। क्या याद रखना है हमको, डी अपॉन डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके x एफ ऑफ टी इंटू डी टी की वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स। असल में क्या होता है ना, यहाँ पे जो लिमिट रहती है उसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे लिमिट है 0 से लेके x, यहाँ पे क्या फंक्शन है एफ ऑफ टी डी टी, हमने डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में। तो याद रखना हमको यहाँ पे सिर्फ t के जगह x डालना है। क्या याद रखना, t के जगह x डालना। अगर यहाँ पे होता t एफ ऑफ टी तो मैं यहाँ पे क्या लिखता x एफ ऑफ x, समझ रहे, जैसे यहाँ पे फंक्शन होता डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके x t एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो लेबनिट्स रूल के हिसाब से क्या होता है इसका आंसर, x एफ ऑफ एक्स होता है। यानी क्या करना है, जहाँ पे भी ये फंक्शन देखना, जहाँ जहाँ पे t है उसके जगह क्या डालते हैं, x डालते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। याद रखना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। याद रखेंगे, डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक साथ लगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है। तो लेबनिट्स रूल क्या याद रखोगे आप, अभी के लिए क्वेश्चन के लिए जो हमको सॉल्व करना है उसके लिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके x एफ ऑफ टी इंटू डी टी की वैल्यू आती है एफ ऑफ एक्स। याद रखेंगे पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, याद रख लेंगे इतना। देखो आपका क्वेश्चन,
लेट टी पॉलिनोमियल इन रियल नंबर से पॉलिनोमियल इन रियल नंबर डिफाइंड बाय टी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके x एफ ऑफ टी इंटू डी टी, देन प्रूव दैट, ये प्रूव है PROV, देन प्रूव दैट t is 1 1 बट नॉट ऑन। चलिए क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे, दो चीज दी हुई है हमको मालूम, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा किससे किस पे लगता है, v से w पे लगता है हमेशा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। v के जगह भी यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल रियल नंबर्स का, w के जगह पे क्या है, पॉलिनोमियल रियल नंबर का, है ना, सेम चीज है। तो हम लोग यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v डायमेंशन ऑफ w वाला लॉजिक लगा के कुछ एलिमिनेट कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो अब हमको यहाँ पे v के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा, w के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा, 1 1 और ऑन टू दोनों चेक करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डायरेक्ट एक चीज एलिमिनेट कर दिया था, वैसा हम कर सकते क्या, यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अलग अलग था, यहाँ पे r क्यूब था, यहाँ पे r स्क्वायर था, r क्यूब r स्क्वायर दोनों अलग अलग थे, तो हम लोग हमारे लिए v भी अलग था और w भी अलग था। यहाँ पे p ऑफ r से p ऑफ r में जा रहा है, यानी सेम फंक्शंस में जा रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली किसी चीज को एलिमिनेट कर सकते क्या, नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे बोल रहा है, आपको प्रूव करना है कि t 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो आपका आंसर यही आना चाहिए। आपको यही दिमाग लगाना है कि मैं t 1 1 कैसे प्रूव करूंगा और t ऑन टू नहीं है ये कैसे प्रूव करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए इसका लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, हियर t दिया हुआ है, p ऑफ r से p ऑफ r, ये क्या है, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, हाँ मैंने लिखा नहीं, इज अ लीनियर, क्वेश्चन बरोबर कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, जब आप t लगाते हो एफ ऑफ एक्स पे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं एफ ऑफ एक्स पे, तो क्या आंसर मिलता है, 0 से लेके x एफ ऑफ टी डी मिलता है। अब आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, t इज 1 1 बट नॉट ऑन टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, t इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। चलो अब आप लगाओ आपका दिमाग, जितनी चीजें आपने पढ़े हो अभी तक। t इज 1 1 के लिए कुछ पढ़े हो, हाँ पढ़े, t इज 1 1, तो उस केस में कर्नल t की वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 एलिमेंट आना चाहिए। पढ़े थे ऐसा, अरे पढ़े थे कि अगर कर्नल t की वैल्यू 0 आ जाए तो t क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। तो चलिए इसको प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, आप सबसे पहले एक एलिमेंट ले लेंगे जो बिलोंग करता है कर्नल t को। अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो कैसा दिया हुआ है हमको, पॉलिनोमियल दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन r, है ना। तो हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, तो अपन लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स, ये बिलोंग करेगा किसको, कर्नल टी को। कर्नल टी को क्यों बिलोंग करा रहे, समझ रहा है ना, हमको प्रूव करना है t इज 1 1। t इज 1 1 कब होगा, जब कर्नल t की वैल्यू होंगी 0। कर्नल t को 0 प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्नल t का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा उसकी वैल्यू क्या आएंगी, 0। तो मैंने कर्नल t का एक एलिमेंट ले लिया, क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स ले लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो v है वो क्या है, पॉलिनोमियल इन r। पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स करते हैं।
है ना, पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 या तो एक्स क्यूब, ऐसा जो भी नंबर है, जो भी है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, कोई ना कोई फंक्शन से। तो हमने बता दिया फंक्शन बिलोंग कर रहा है किसको, कर्नल टी को। कर्नल टी के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, कर्नल टी, ये जो सेट रहता है किसका रहता, अल्फा का। किस तरीके से, सच दैट टी ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। अल्फा क्या है, कर्नल टी का एलिमेंट, तो उस पर कर्नल टी के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वैल्यू क्या है, 0। तो देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन जब कर्नल टी के एलिमेंट पे लगाओगे, कर्नल टी का एलिमेंट क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। किस तरीके से फ्लो जा रहा है समझ रहा है। हमको प्रूव करना है t11 है। t11 कब होगा, जब कर्नल टी की वैल्यू होंगी 0। कर्नल टी की वैल्यू 0 कैसे प्रूव कर सकते हैं, एक फंक्शन ले लो जो कर्नल टी का हो। फंक्शन हम ले लिया एफ ऑफ एक्स जो बिलोंग कर रहा है कर्नल टी पे। कर्नल टी पे कोई भी एलिमेंट आता है कब, जब उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वैल्यू आए 0। कौन सा फंक्शन था, एफ ऑफ एक्स, तो इस पे लगा दो ट्रांसफॉर्मेशन, आंसर क्या आना चाहिए, 0। टी ऑफ एफ ऑफ एक्स वैल्यू दी हुई है क्या आपको, हाँ, जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे एफ ऑफ एक्स में तो क्या आंसर मिलेगा, 0 से लेके x एफ ऑफ टी डी टी। तो आ गया टी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, 0 से लेके x एफ ऑफ टी इंटू डी टी, दिया हुआ है ऐसा। अब यार यहाँ पे इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू मालूम है क्या हमको, नहीं, तो हम इंटीग्रेशन लगा सकते क्या, नहीं। अब मेरे को यहाँ से इंटीग्रेशन हटाना है, इंटीग्रेशन हटाने के लिए क्या लगाते हैं, डेरिवेटिव। याद रखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होता है, डेरिवेटिव। तो आपको इंटीग्रेशन हटाना है तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, x, तो आप डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट दी हुई है किसकी दी हुई है, x की दी हुई है। याद रखना लिमिट किसकी दी हुई थी, x की, करके मैंने किसके रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में। इन जनरल हम लोग जो इंटीग्रेट डेरिवेटिव लगाते हैं किसके रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे t था तो विद रिस्पेक्ट टू t करना चाहिए था, लेकिन हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे अभी, लेबनेट्स रूल लगाएंगे, लेबनेट्स रूल। इसमें क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 0 से लेके x एफ ऑफ टी इंटू डी टी, इसकी वैल्यू क्या आती है, एफ ऑफ आती। याद रखेंगे अगर साधा इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रल नहीं होता, साधा इंटीग्रेशन होता, और अगर ऐसी वैल्यू दी रहती इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी टी, तो ये इंटीग्रेशन हटाने के लिए आप किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, टी के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव भी टी के टर्म्स में लगेगा, पर मैंने यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा, जब भी डेफिनाइट इंटीग्रल लगाते हैं हम ये लिमिट को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये कैसे करते हैं, जहां जहां पे टी है वहां पे क्या रखूंगा, एक्स रखूंगा, तो इक्वेशन किसके टर्म्स में बनेंगी, एक्स के टर्म्स में। तो उसको हटाने के लिए मेरे को डिफरेंशिएट भी किसके टर्म्स में करना पड़ेगा, एक्स के टर्म्स में। समझ रहे पक्के में। यानी चीजें आपको ज्यादा अच्छे से तब समझेंगी जब हम हमारा नेक्स्ट लेसन कैलकुलस पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट करो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 0 से लेके एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट किया, राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या, नहीं, उसको भी डिफरेंशिएट करो, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, राइट हैंड साइड क्या है 0, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 0 से लेके एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी, इसकी वैल्यू क्या आती, एफ ऑफ एक्स आती, और डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या आता, 0। कौन सा रूल है ये, बाय लेबनिट्स रूल, पढ़े। बाय लेबनिट्स रूल आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई, आगे। लेकिन एफ ऑफ एक्स किसका एलिमेंट है, कर्नल टी का है, तो आप बोल सकते देयरफॉर कर्नल टी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। कर्नल टी 0 हो गया तो टी इज 1 बोल सकते हैं ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यहाँ पे हार्ड क्या है, जिन लोगों को कैलकुलस नहीं आता, इवन जिनको आता है उनके लिए ये वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड है, जो है लेबनिट्स रूल वाला।
याद रखना, जनरली हम लोग डिफरेंशिएट उसके रिस्पेक्ट में करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में वहाँ पे इंटीग्रेशन, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया जब हम इंटीग्रेट करते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल को, तो हम लोग इंटीग्रेशन किसके, जो आपको वैल्यू दी हो किसके टर्म्स में है वो देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे t के जगह आप क्या रखते हो, x रखते हो, जहाँ जहाँ पे t है उसकी जगह क्या रखोगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे x आएगा, तो इक्वेशन किसके टर्म्स में बनेंगी, x के टर्म्स में। करके हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ कैलकुलस पढ़ने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, बट अभी के लिए आपको इतना तो भी समझ में आना चाहिए कि हमने t11 कैसे प्रूव किया। कर लिया? तो पहले पार्ट में उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं होंगी, फिर से रिवाइज कराऊंगा, दिक्कत रहेंगी तो भी। अब हमको क्या प्रूव करना है कि वो ऑन टू नहीं। क्या प्रूव करना है कि वो ऑन टू नहीं। ऑन टू का एक सादा सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, अगर हमारे पास एक v है और एक w है, ये भी पॉलिनोमियल है r के टर्म रियल नंबर में, ये भी पॉलिनोमियल है रियल नंबर है। v से r कैसे जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू कब रहता, जब हमारा w इक्वल हो जाता है रेंज t से, मतलब w का हर एक एलिमेंट रेंज t का एलिमेंट होना चाहिए और रेंज t का हर एक एलिमेंट w का एलिमेंट होना चाहिए। अब आपको प्रूव करना है कि ये ऑन टू नहीं है, तो आप दिखा दो कि w इक्वल नहीं है रेंज t से, यानी W के अंदर कोई तो भी एक तो भी ऐसा एलिमेंट है पक्के में जो रेंज T में नहीं आता, यानी वो किसी की इमेज नहीं है। अब एक चीज़ देखो, हमको एक चीज़ मालूम है, W जो भी रहता है वो क्या रहता है, एक स्पेस रहता है, वेक्टर स्पेस रहता है। वेक्टर स्पेस के अंदर हमेशा दो एलिमेंट तो पक्के में आते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1, है ना, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और ये 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो 0 और 1 तो होता ही है। अब आप एक चीज़ देखो, 0 t लगाने के बाद मिल रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि कर्नल t में कौन से एलिमेंट आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, यानी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद 0, ये वैल्यू किसकी होगी, कर्नल t की, ये तो पक्के में होगा। अब नेक्स्ट ट्राई हम किसके लिए मार सकते हैं, 1 के लिए। क्यों? क्योंकि 1 तो पक्के में w में प्रेजेंट होगा ही। अब हम देखेंगे उसकी इमेज यहाँ पे बनती है कि नहीं बनती। तो हम लेते हैं लेट इफ पॉसिबल t इज ऑन टू। क्या बोला मैंने, अगर हो सकता होगा तो t ऑन टू हो जाए। t अगर ऑन टू हो गया तो यहाँ पे W के अंदर जो भी एलिमेंट हो किसी ना किसी की क्या बनेंगे, इमेज बनेंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद ही आया होगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसपे ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद ये इमेज आएगी। तो हम लिखेंगे नाउ 1 जो है ये बिलोंग करता है किस पे, P ऑफ R पे, W वाले पे है। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट कौन सा एलिमेंट, f ऑफ x, जो किसके अंदर है, v के अंदर। v भी क्या है, PR, सच दैट किस तरीके से कि जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा f ऑफ x पे तो मेरे को वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए। समझा क्या किए, हमको प्रूव करना है कि t ऑन टू नहीं है, तो हम डायरेक्ट t ऑन टू प्रूव करने के बजाय क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं t ऑन टू है, अगर होता होगा तो कर लो। तो हमने बोला लेट इफ पॉसिबल t ऑन टू है। मेरे को मालूम है हर एक वेक्टर स्पेस के अंदर 0 और 1 प्रेजेंट होता है। 0 तो नहीं ले सकते क्योंकि कर्नल का एलिमेंट आया था, तो अब कौन बचा, 1 बचा। तो मैंने बोला 1 एक एलिमेंट है जो एग्जिस्ट कर रहा है W पे, कर रहा है, W की वैल्यू क्या है, PR, तो 1 एग्जिस्ट कर रहा है PR। तो इसके लिए 1 किसकी इमेज होगा, कोई ना कोई फंक्शन की यहाँ पे। तो हमने बोला देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जो किसको बिलोंग करेगा, V को, V की वैल्यू क्या है, PR, सच दैट कि जब मैं इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो V के एलिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। चलो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन f ऑफ x, ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ f ऑफ x पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन f ऑफ x क्या है वैल्यू, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन f ऑफ x क्या है, 0 से लेके x f ऑफ t इंटू dt।
तो आ गया 0 से लेके x एफ ऑफ टी इंटू डी टी। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। मेरे को यहाँ से किसको हटाना है, इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन को हटाने के लिए किसके रिस्पेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल। लिमिट किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में। तो डिफरेंशिएट किसके टर्म्स में करूंगा, x के टर्म्स में। तो आप लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अगर ऐसा याद भी नहीं रहता तो याद रखना लेबनिट्स रूल, तो आपका काम जम जाएगा। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 0 से लेके x एफ ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, राइट हैंड साइड में क्या है वैल्यू 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अब बताइए। डी अपॉन डी एक्स और इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल, इसके जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे टी है उसकी जगह क्या डाल दो, एक्स डाल दो। इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। क्या लगा यहाँ पे, बाय लेबनिट्स रूल एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आता है 0। याद है चीज सबको, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। टेंशन नहीं लेना अगर आपको डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट ये सब नहीं आता होगा तो। नेक्स्ट लेसन हम कैलकुलस ही पढ़ेंगे और एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिनको यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही होंगी उनको अगले लेसन में वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई जी, यहाँ पे 0 आ गई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा। इस पर फिर से ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो तो क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एफ ऑफ एक्स। ये इक्वल आ जाएगा किससे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 0 से। अब आप एक चीज बताइए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 0 क्या आती वैल्यू 0। सिंस ट्रांसफॉर्मेशन जब भी 0 पे लगता है तो आंसर क्या आता है 0। यानी क्या आ गया, 1 इक्वल है 0 से। 1 और 0 कभी इक्वल हो सकते क्या, नहीं हो सकते। तो विच इज नॉट पॉसिबल। अब 1 इक्वल टू 0 कब आया, जब आपने बोला कि t क्या है, ऑन टू है। तो 1 इक्वल टू 0 आ गया। 1 इक्वल टू 0 हो सकता क्या, नहीं हो सकता। तो देयरफॉर आवर assumption is wrong, यानी हम जो चीज सोच के चल रहे थे वो सही है क्या, नहीं। तो our assumption is wrong। क्या assume किया था आपने, t is on to, वो wrong हो गया। तो t क्या हो जाएगा, therefore t cannot be on to। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए कैसा खेल कर करके आपको दिमाग लगा के आंसर निकालना है। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। यहाँ पे हार्ड सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेबनिट्स रूल हार्ड है, और कुछ भी हार्ड है क्या क्वेश्चन में, नहीं। तो लेबनिट्स रूल क्या याद रखना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 0 से लेके एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी। इसकी वैल्यू क्या आती है, एफ ऑफ एक्स। असल में जहां जहां पे टी है वहां पे एक्स डाल देना, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। वो है लेबनिट्स रूल। क्या दिया हुआ था, लेट टी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ था जिसकी वैल्यू कैसे निकाले थे आपने, टी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन जो जा रहा था पी ऑफ आर से पी ऑफ आर तक जा रहा था। ये आपको दिया हुआ है। टी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से लेके एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी। आपको प्रूव करना है कि टी 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब ये हो गया हमारे लिए v, ये हो गया r। v और r दोनों की वैल्यू सेम दिख रही, तो हम यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ r चेक कर सकते क्या, नहीं कर सकते, है ना। अगर r क्यूब r स्क्वायर ऐसा रहता तो हम डायरेक्ट डायमेंशन देख लेते थे। यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते क्या, नहीं देख सकते। यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया भी नहीं है, पॉलिनोमियल ऑर्डर 4 का है, 5 का है, 3 का है, नहीं तो उससे भी डायमेंशन निकाल सकते थे हम, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल है क्या, नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सादी मेथड से जाएंगे जो हम लोग प्रूव करते आए हैं। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे हमको प्रूव क्या करना है। पहली चीज प्रूव करना है कि t11 है। t11 कब होता, जब कर्नल t की वैल्यू क्या आ जाए, 0 एलिमेंट आ जाए, है ना। कर्नल t अगर 0 हो जाए तो t क्या हो जाता है 1। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्नल t के एक एलिमेंट को ले लेंगे। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल किसी में भी बना सकते, तो मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ x में, ले लिया।
मैंने लोग बोला ये एफ ऑफ एक्स है जो बिलोंग करता है कर्नल टी पे। कर्नल टी पे क्यों बिलोंग करा है? क्योंकि मेरे को दिखाना है टी वन वन है। टी वन वन कब आएगा? जब कर्नल टी हो जाएगा जीरो। तो कर्नल टी के एलिमेंट को जीरो दिखाना है, तो कर्नल टी का एक एलिमेंट मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्यों लिया? क्योंकि मेरे को पॉलिनोमियल दिखाना है। अब वो एक्स में भी ले सकता, वाई में भी ले सकता, जेड में भी ले सकता। मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए एक्स में ले लिया, तो मैंने लिखा लेट एफ ऑफ एक्स ये बिलोंग करेगा कर्नल टी पे। कर्नल टी पे जो भी एलिमेंट बिलोंग करता उसका तकिया कलाम क्या रहता कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा तो आंसर पाओ जीरो। तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया एफ ऑफ एक्स में, तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो से लेके एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी। मेरे को इंटीग्रेशन हटाना है तो क्या लगाऊंगा? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसके टर्म्स में लगाऊंगा? जिसके टर्म्स में इंटीग्रेशन की लिमिट गिवन है ना। डेफिनाइट इंटीग्रल में किसको देखते हैं? लिमिट में। इनडेफिनाइट इंटीग्रल में किसको देखते हैं? किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लग रहा है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे लिमिट में कौन है? एक्स। तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में लगेगा? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ जीरो से लेके एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी। क्या करना? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसल, बस जहां जहां टी है उसकी जगह क्या डाल दो? एक्स डाल दो। तो आ गया एफ ऑफ एक्स। आ गया डेरिवेटिव राइट हैंड साइड में लगा, जीरो का डेरिवेटिव जीरो आ गया, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। कौन सा रूल है ये? लेबनिट्ज रूल। ये जो पार्ट सॉल्व किया कौन से रूल से किया? लेबनिट्ज रूल से। आया? तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू होगी जीरो। लेकिन एफ ऑफ एक्स किसका एलिमेंट था? कर्नल टी का, यानी कर्नल टी की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। कर्नल टी की वैल्यू होगी जीरो। कर्नल टी जीरो हो गया तो टी क्या बन जाएगा? वन वन। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा? पक्के में समझा? अब हमको प्रूव करना है कि टी वन वन नहीं है। टी वन वन नहीं है। वन वन का मतलब क्या होता है? जितने एलिमेंट डब्ल्यू में उतने एलिमेंट किस पे आ जाए? टी में। तो ऑन टू कब होता? जब डब्ल्यू का हर एक एलिमेंट और रेंज टी का हर एक एलिमेंट कैसा रहता? सेम। यानी रेंज टी में जितने एलिमेंट उतने एलिमेंट डब्ल्यू में आ जाए, डब्ल्यू में जितने एलिमेंट उतने एलिमेंट रेंज टी में आ जाए। और ऑन टू कब नहीं रहेगा? जब एक तो भी ऐसा एलिमेंट डब्ल्यू का रहे जो रेंज टी में ना है। अब मेरे को डब्ल्यू क्या है? एक सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस के अंदर हमेशा दो एलिमेंट तो होते ही है, एक जीरो और एक वन। जीरो क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है, वन क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मैंने यहाँ पे जीरो को तो चेक नहीं कर सकता क्योंकि वो कर्नल टी का एलिमेंट के इमेज जीरो पे ही जाती है ना। तो हम अगला एलिमेंट जो बचा है वो क्या ले सकते हैं? वन ले सकते हैं। तो मैंने बोला वन, ये भी एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ आर का। क्यों? क्योंकि मैं वन को लिख सकता हूँ एक्स का पावर जीरो। क्या बन गया? फंक्शन ऑफ एक्स बन गया, है ना। तो मैं वन बिलोंग्स टू पी ऑफ आर लिखा। किस तरीके से? अगर वन यहाँ पे और मैं बोल रहा हूँ कि लेट इफ पॉसिबल टी ऑन टू है। ऑन टू है मतलब पक्के में किसी ना किसी की इमेज होगा, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद वन आंसर आया होगा। तो इसके लिए कोई ना कोई फंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वी पे प्रेजेंट होगा। तो मैंने लिखा देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन इन वी जिसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स। किस तरीके से? कि जब एफ ऑफ एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो आंसर क्या मिलेगा? वन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी? वन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? जीरो से लेके एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी, इसकी वैल्यू आनी चाहिए वन। इंटीग्रेशन हटाना है तो क्या करूंगा? डिफरेंशिएट। किसके टर्म्स में? जिसके टर्म्स में लिमिट है। लिमिट किसके टर्म्स में? एक्स के टर्म्स में। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, जहां जहां पे टी है बस वहां पे क्या डाल दो? एक्स डाल दो। तो आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? चलिए, हमको मिल गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। लेकिन हमको तो दिखाना है कि ये वैल्यू ट्रू नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फिर से ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑन राइट हैंड साइड। ट्रांसफॉर्मेशन जब भी जीरो पे लगता तो क्या आंसर आता? जीरो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू दी हुई है हमको, कितनी दी हुई है? ट्रांसफॉर्मेशन जब लगेगा एफ ऑफ एक्स में तो आंसर क्या मिलना चाहिए? वन। तो आ गया वन। लेकिन यहाँ पे इस हिसाब से प्रूव करने पे क्या आ रहा? वन इक्वल है जीरो से। वन और जीरो कभी इक्वल हो सकते क्या? नहीं। तो विच इज नॉट पॉसिबल। वन इक्वल टू जीरो कब आया? जब टी ऑन टू लिया। तो ये हमारा अजम्पशन क्या हो गया? गलत हो गया। तो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या लिया था? टी इज ऑन टू। तो अब क्या आएगा? टी इज नॉट ऑन टू। तो देयरफॉर टी कैन नॉट बी ऑन टू। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, पक्के में समझा? अब हमने एक क्वेश्चन किसके लिए किया? जिसपे हमको क्या दिख रहा था यहाँ पे जो फंक्शन था, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है। तो किस तरीके से दिया हुआ है?
कि टी एफ ऑफ एक्स लगाने के बाद इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हमने बोला टी इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो अब एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसपे हमारी वैल्यू जो है वो क्या है, डेरिवेटिव क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट टी बी सच दैट पॉलिनोमियल इन आर से पॉलिनोमियल इन आर डिफाइंड बाय, किस तरीके से, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे एफ ऑफ एक्स पे तो आपको आंसर मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश क्या डिनोट करता है, डेरिवेटिव, कि जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो जो गिवन फंक्शन था उस पर क्या लग गया, डेरिवेटिव लग गया। देन टी इज ऑन टू बट नॉट 1 1। तो आप देख रहे हैं जब आपने इंटीग्रेशन वाला किया कि ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद इंटीग्रेशन होगा तब क्या आंसर आ रहा था, टी इज 1 1 बट नॉट ऑन टू आ रहा था। अब जैसे उसका उल्टा हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद डेरिवेटिव आ रहा है तो बोल रहा है टी इज ऑन टू बट नॉट ऑन। तो आप देख रहे हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या रहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। समझ रहा है पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे पक्के में समझा, सच में समझा, अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। तो हियर क्या दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, पी ऑफ आर से पी ऑफ आर में डिफाइंड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आती है एफ डैश ऑफ एक्स। अरे यार फिर से यहाँ पे नहीं लिखा है, इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, पहला आ गया v, v की जगह भी क्या है, पॉलिनोमियल इन r, इस पे लगाया ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम कहाँ में चले गए, w पे। w भी क्या है, पॉलिनोमियल इन r। तो आप डायमेंशन v डायमेंशन r को कंपेयर कर सकते क्या, नहीं कर सकते, है ना। डायमेंशन v डायमेंशन w कंपेयर होंगे क्या, यहाँ पे नहीं होंगे। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, यहाँ पे t इज ऑन टू, t की वैल्यू ऑन टू है बट नॉट 1, यहाँ पे 1 1 नहीं है। समझ रहे, पक्के में समझे, पक्के में समझे, सच में समझे, पक्का, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब हम आएंगे इसके सॉल्यूशन पे। अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है, पहला कि t 1 ऑन टू है। t ऑन टू कब होता है, जब w के अंदर जितने एलिमेंट हो उतने एलिमेंट किसके अंदर आने चाहिए, रेंज t के अंदर, यानी w के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी के क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, w के अंदर एक एलिमेंट को अज्यूम कर लेता हूँ, f ऑफ x, कोई तो भी एलिमेंट था w के अंदर रहेगा, तो अपन लिखेंगे लेट f ऑफ x, ये एलिमेंट बिलोंग करता है w को, w की वैल्यू क्या है, p ऑफ r करेगा। अब आप एक चीज बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो मतलब क्या लगा रहे हो, डेरिवेटिव, तो ये f ऑफ x किसी ना किसी का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो जब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेंगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव लगाने के बाद क्या आंसर आ रहा है, f ऑफ x आ रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहे होंगे वो क्या रहेंगी, किसी न किसी का इंटीग्रेशन रहेंगे। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके x f ऑफ t dt लिख सकता हूँ, क्योंकि आप एक चीज़ याद रखो, मैंने क्या बोला था डेफिनेट्स रूल में, d अपॉन dx ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके x f ऑफ t इंटू dt की वैल्यू क्या होती है, f ऑफ x। आपको दिखाना है कि w के अंदर जितने एलिमेंट हो किसी न किसी के क्या है, इमेज है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आई हुई वैल्यू है।
तो मैंने यहाँ का एक वैल्यू अज्यूम किया एफ ऑफ एक्स, क्योंकि पॉलिनोमियल लेना तो मैंने लिखा लेट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? पी ऑफ आर लिखा। अब ये वैल्यू क्या है? किसी न किसी का डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जब आप एक फंक्शन में v के लगाते हो तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रही है? एफ डैश ऑफ एक्स, यानी यहां से यहां पे जाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? डेरिवेटिव। समझो, यहां से यहां पे जाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? डेरिवेटिव। अब मैंने तो यहाँ का एलिमेंट अज्यूम किया हो तो मेरे को वाला एलिमेंट निकालना पड़ेगा ना, तो मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, यानी उल्टे डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ से यहाँ के लिए अगर डेरिवेटिव है तो यहाँ से यहाँ के लिए वापस जाने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। करके मैंने यहाँ पे क्या लगाया? इंटीग्रेशन था 0 से लेके x एफ ऑफ टी इंटू डी टी। समझा? क्योंकि मेरे को मालूम इंटीग्रेशन 0 से लेके x एफ ऑफ टी इंटू डी टी, जैसे इसमें डेरिवेटिव लगेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? एफ ऑफ एक्स आ जाएंगी। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आऊंगा। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद क्या वैल्यू मिल रही है? डेरिवेटिव। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो डेरिवेटिव, अगर हमको वापस जाना है तो डेरिवेटिव को हटाना है। डेरिवेटिव को हटाने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। करके मैंने अगर एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा? 0 से लेके एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये कैसे आया समझाऊंगा आप लोगों को। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझ में आ गई सबको। तो लेट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ आर, तो आप क्या बोलेंगे? देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेंगे आपको? एक एलिमेंट 0 से लेके एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी करेगा पक्के में। सच दैट, किस तरीके से? जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे 0 से लेके एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी पे, तो आपको वैल्यू क्या मिलेंगी? एफ ऑफ एक्स मिलेगी पक्के में। यानी एफ ऑफ एक्स कोई भी टर्म ले लो उसके लिए यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी यहाँ के हर एक जो टर्म है वो किसी न किसी की क्या है? इमेज है। ऐसा कब होता है? जब फंक्शन क्या होता है? ऑन टू होता है। तब देयरफॉर टी इज ऑन टू। समझा ऐसा क्यों हुआ? बाय लेबनिट्ज रूल। क्या रहता है लेबनिट्ज रूल? डी अपॉन डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी की वैल्यू क्या आती है? एफ ऑफ एक्स आती है। पढ़े थे ऐसा पक्के में? और ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था। यहाँ पे क्या आएगा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये वैल्यू, तो वो कैसे इक्वल आएंगे? एफ ऑफ एक्स। एंड हमारा फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू हो गया। अब हमको क्या दिखाना है? कि यहाँ पे जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए? 1 1 नहीं होना चाहिए। एक फंक्शन 1 1 कब होता है? याद है किसी को? एक फंक्शन 1 1 कब होता है? जब एक एलिमेंट की एक इमेज है। होता है ऐसा? ना, हमको क्या देखना है? फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो चलो, ये हो गया हमारा v जो है पॉलिनोमियल इन r, ये हो गया हमारा w जो है पॉलिनोमियल इन r। इस पे लगाना है हमको ट्रांसफॉर्मेशन। अब पॉलिनोमियल इन r, x भी एक पॉलिनोमियल इन r है, x प्लस 1 भी एक पॉलिनोमियल इन r है, x प्लस 2 भी एक पॉलिनोमियल इन r है, x प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म एक पॉलिनोमियल इन r है। तो अपन ये ना x और x प्लस 1 ये दोनों एलिमेंट है किसके? पॉलिनोमियल इन r के, है क्या? चलो इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। ट्रांसफॉर्मेशन x में लगाओ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो भी फंक्शन है उसका डैश मतलब डेरिवेटिव। तो लगाओ डी अपॉन डी एक्स ऑफ, क्या है फंक्शन यहाँ पे? x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है? 1। डी अपॉन डी एक्स ऑफ x क्या होता है? 1। ये क्यों? डी अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर n की वैल्यू क्या आती? n x टू द पावर n माइनस 1 आती। वाला फॉर्मूला याद है सबको? डी अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? ये पावर को सामने मल्टीप्लाई करो तो n, और x के पावर को 1 से कम करो तो n टू द पावर n माइनस 1। अब इस पे हम डेरिवेटिव किस पे लगा रहे हैं? x के पावर 1 पे, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1, तो आएगा n यानी 1।
एक्स टू द पावर n माइनस वन यानी 1 माइनस वन, तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस वन कितना होता है 0। किसी भी टर्म का पावर 0 क्या होता है 1, 1 1 से कितना आएगा 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। एंड ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ दूसरे फंक्शन में जो है x प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या आएंगी d अपॉन डी एक्स ऑफ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है एफ डैश ऑफ एक्स, यानी जो भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव x प्लस वन का, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, 1 कौन सी टर्म है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1 प्लस 0 कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आप एक चीज देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन x, इसकी वैल्यू कितनी है 1, और 1 कैसे इक्वल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑन x प्लस वन, यानी दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। यानी x पे जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो क्या इमेज बन रही है 1, x प्लस वन पे जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो क्या इमेज बन रही है 1, और 1 1 करस्पॉन्डेंस कब होता है जब एक एलिमेंट की एक इमेज बने, दूसरे एलिमेंट की दूसरी इमेज बने। कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है, तो ये क्या हो सकता है, ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। x ये इक्वल नहीं है x प्लस वन से, है x और x प्लस वन इक्वल हो सकते क्या, नहीं हो सकते, है ना। x पे 1 जोड़ने के बाद x प्लस वन मिला है तो दोनों इक्वल हो सकते क्या, नहीं हो सकते। यानी अलग अलग इमेज, अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है, तो t1 1 नहीं हो सकता, तो देयरफॉर t कैन नॉट बी 1 1। ये दो क्वेश्चन थोड़े आपको पगले जैसे लगे होंगे, क्योंकि एक में इंटीग्रेशन लग रहा था, एक में डेरिवेटिव लग रहा था, और अभी तक हमने एक भी ऐसा लेसन नहीं पढ़ा है जहाँ पे कैलकुलस की कोई भी चीज़ हमने पढ़ी हो, तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट इतना भी हार्ड नहीं है। अगर आप कंसेप्ट थोड़े से समझते हुए चले तो इस पर कुछ भी दम नहीं है, सिर्फ एक लेबनिट्स रूल लग रहा है ना। अगर आपको लेबनिट्स रूल थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो क्वेश्चन में दम नहीं है। क्या बोल रहा था, लेट टी पी आर से, पी आर इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय टी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी जब भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो ये डैश क्या इंडिकेट करता है, आपको क्या लगाना है वहाँ पे, डेरिवेटिव लगाना है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या लगा रहे हो, डेरिवेटिव लगा रहे हो, तो अगर आपको W से यानी V से W जाना है तो क्या लगाना है, डेरिवेटिव। तो याद रखना W से अगर V में आना है तो उसका उल्टा, डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। हमको प्रूव करना है कि t ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है। ऑन टू कब होता, जब W के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी की क्या हो, इमेज हो, यानी वो आंसर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद मिलना चाहिए। तो हमने ले लिया W का एक एलिमेंट f ऑफ x, तो हमने लिखा लेट f ऑफ x बिलोंग्स टू W, W की वैल्यू क्या है, PR आ गया। तो इस पे क्या एग्जिस्ट करेगा, ये वाली वैल्यू कब मिली, जब आपने डेरिवेटिव लगाया होगा कोई v के एलिमेंट में। तो v का कौन सा एलिमेंट होगा जिस पे डेरिवेटिव लगाने के बाद f ऑफ x मिलेगा, कैसे निकाल सकते, इसको इंटीग्रेट कर दो। किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे कि डेरिवेटिव लगाने के बाद ये आंसर मिले, हमको मालूम लेबनिट्स रूल से, अगर हमको आंसर चाहिए f ऑफ x तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक करना पड़ेगा। x की जगह क्या डाल दो, t, तो f ऑफ t इंटू डी टी, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू जिसकी लिमिट है, किसकी, x। तो हम f ऑफ x आंसर डेरिवेटिव लगाने के बाद कब मिलेगा, जब आप इधर कौन से टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे, 0 से लेके x f ऑफ t इंटू डी टी को। तो मैंने बोला देयरफॉर देयर एग्जिस्ट 0 से लेके x f ऑफ t इंटू डी टी, सच दैट जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे 0 से लेके x f ऑफ t इंटू डी टी में, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, f ऑफ x मिलेगा। क्यों, क्योंकि लेबनिट्स रूल कहता है d अपॉन डी एक्स ऑफ 0 से लेके x f ऑफ t इंटू डी टी की वैल्यू होती है f ऑफ x होती है। यानी हर एक ऐसा फंक्शन जो f ऑफ x यहाँ पे प्रेजेंट है उसके लिए कोई ना कोई वैल्यू v पे प्रेजेंट है, जो क्या है, उसका इंटीग्रेशन है। तो आपका फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। अब हमको क्या प्रूव करना है, ये 1 1 नहीं है। 1 1 फंक्शन कब होता है, जब अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज बने, तो वो कौन सा फंक्शन होता है, 1 1, यानी हर एक एलिमेंट यहाँ पे v में जो है
उसके लिए एक अलग से इमेज बनती है W में, तो फंक्शन हो जाता है 1 में। तो हम क्या प्रूव कर दे कि दो एलिमेंट ऐसे आ जाए जिनका एक ही इमेज बने। अब मेरे को यहाँ पे सपना है कि मैं x और x+1 लूँ, नहीं, मैं ये स्ट्रैटेजी है। क्यों? मेरे को मालूम है x का जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा 1, लेकिन अगर इस पे मैं कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर दूंगा, वो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लगाने के बाद कोई कांस्टेंट टर्म जब मैं ऐड करूंगा उसका भी डेरिवेटिव कितना आएगा 1। तो मैं दिखा सकता हूँ कि दोनों की इमेज कैसे आ रही है इक्वल करके। मैंने यहाँ पे दो फंक्शन लिया, एक x और एक x+1, यानी सेम पावर के फंक्शन लिया x और उस पर एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देता है x+1, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है R में। अब मेरे को V से जाना है W, तो क्या लगाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है डेरिवेटिव। तो x पे जब डेरिवेटिव लगाया तो क्या मिला आंसर 1। जब मैंने x+1 पे डेरिवेटिव लगाया, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1 + 0 फिर से क्या आया 1, यानी जो डेरिवेटिव लगाया x पे t ऑफ x की वैल्यू कितनी है 1, t ऑफ x+1 की वैल्यू कितनी है 1, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, तो tx की वैल्यू इक्वल मिल गई t ऑफ x+1 से। बट x और x+1 इक्वल है क्या? नहीं। यहाँ पे एंड लिखो चाहे बट लिखो, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट x और x+1 इक्वल नहीं है, यानी अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज बन गई। 1 1 कब होता? जब अलग एलिमेंट की अलग इमेज बने। यहाँ पे अलग एलिमेंट की सेम इमेज बन गई, तो 1 1 हो सकता है क्या? नहीं। तो आपने लिखा t कैन नॉट बी 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आऊंगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस अभी आपने रनिंग नोट्स बनाए होंगे ना, आज ही के दिन इसको फेयर करो, है ना। तो अब जब आप फेयर करेंगे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो फेयर करते हुए, और देखो आप कहीं पे जाके अटक रहे हो क्या। मेरे हिसाब से तो आपने नहीं अटकना चाहिए। जहाँ पे अटके सिर्फ थोड़ी सी कॉपी खोलना, उतना पढ़ना और फिर से क्वेश्चन को लिखना, तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आऊँगा। अगर आपको लेक्चर समझ रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैथ्स ऑप्शनल हाईली स्कोरिंग है। बस आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। करेंगे? चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।